स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। हम आज पार्ट 2 का अपनी एफएससी बुक 2 का जो है वो फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले। टॉपिक का नाम कूलम्स लॉ है और कूलम्स लॉ एक्सप्लेन करने से पहले या स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बेसिक चीज़ें आप लोगों को बताऊंगा, बेसिक इन्फॉर्मेशन बताऊंगा, इंट्रोडक्शन बताऊंगा और उसके बाद हम चलेंगे कूलम्स लॉ के ऊपर। अच्छा स्टूडेंट, स्टार्ट करने से पहले इससे पहले मैं आप लोगों को एक थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं कि कूलम्स लॉ से पहले हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो स्टडी कर चुके हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है दैट वाज अबाउट टू बॉडीज टू मैसेस, और उसका कहना ये था कि दो मैसेस जब भी एक दूसरे के करीब आएंगे तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। करीब आने का वर्ड मैंने इसलिए यूज़ किया क्योंकि अगर उनके दरमियान डिस्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाए तो उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो ना होने के बराबर रह जाती है। वहाँ पे उसने ये बताया कि वो जो फोर्स है दैट वाज इक्वल टू दी Gm1m2 ओवर आर स्क्वायर। ये अगर एक्सप्रेशन में एक्सप्लेन करूँ तो इसका मतलब ये था कि जितना मैसेज का प्रोडक्ट ज़्यादा होगा उतना दो मैसेज एक दूसरे के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा लगाएंगे। और दूसरी बात ये कि इनके दरमियान जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है फोर्स। हम जो आज कूलम्स लॉ एक्सप्लेन करने लगे हैं वो भी इसी बेस के ऊपर ड्राइव किया गया और बड़ा आसान सा टॉपिक है क्योंकि हमारे बोर्ड की रिक्वायरमेंट होती है कि हमने इसको एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी अटैम्प्ट करना होता है। तो मैं यहाँ पे साथ साथ हेडिंग्स भी बनाता जाऊँगा जब मैं क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहा हूँगा, और हेडिंग्स बनाने के साथ साथ मैं उसको पूरे टॉपिक को एक्सप्लेन भी करूँगा। अच्छा, ये जब आप टॉपिक समझ लेंगे तो ये सिर्फ आप लोगों के ना सिर्फ एफएससी के लिए काफ़ी होगा बल्कि अगर एंट्री टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको मैं कुछ कॉन्सेप्ट डिलीवर करूँगा इसके अंदर। तो आप लोगों ने बड़े गौर से इस चीज़ को सुनना है, बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है हमारा। कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो हमारी बुक के पहला पैराग्राफ के अंदर है आपने उसे इंट्रोडक्शन की हेडिंग बना देनी है। सो फर्स्ट हेडिंग जो है वो आप इंट्रोडक्शन की बनाएंगे। इंट्रोडक्शन की हेडिंग के अंदर आप लोगों ने ये लिखना है कि चार्जेस जो है वो दो तरह के होते हैं। एक हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है और एक हमारे पास नेगेटिव चार्ज होता है। जनरली स्टूडेंट्स जो बेसिक लेवल के होते हैं वो समझ लेते हैं कि नेगेटिव चार्ज का मतलब तो इलेक्ट्रॉन है और जो पॉजिटिव चार्ज है उसका मतलब प्रोटॉन होता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे जब भी हम बात करते हैं पॉजिटिव चार्ज की तो उसका मतलब होता है डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जब भी हम बात करते हैं नेगेटिव चार्ज की तो उसका मतलब होता है एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेस में होंगे, अगर एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है तो उसके ऊपर -1 चार्ज आ जाएगा, -2। और अगर हम कूलम्स में मेजर करना चाहें तो वो भी मैं तरीका सिखाता हूँ किस तरह से मेजर करते हैं। सबसे पहली बात इंपॉर्टेंट ये कि हमें ये समझना चाहिए कि सेम चार्जेस जो हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। यानी अगर मैं एक दूसरे के करीब दो पॉजिटिव चार्जेस लाऊं तो ये दोनों पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे। और अगर एक चार्ज पॉजिटिव और एक चार्ज नेगेटिव किया जाए तो ये दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ये हमारे पास कुछ बेसिक है इनके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये बेसिक हमने ये डिफाइन किया कि जब भी नेगेटिव नेगेटिव या पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे के करीब पड़े होंगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और जब भी पॉजिटिव और नेगेटिव ऑपोजिट पोलैरिटी के चार्जेस एक दूसरे के करीब पड़े होंगे तो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। ये चीज स्टार्ट करने के बाद अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि ये जो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं ये कितनी फोर्स के साथ अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं। इसी के ऊपर वर्किंग स्टार्ट की चार्ल्स कूलम ने, जो कि एक फ्रेंच मिलिट्री साइंटिस्ट था। उसने 1784 के अंदर इसके बारे में हमें एक लॉ बताया, और वो लॉ समझने से पहले हमें पहले ये समझ लेना चाहिए कि चार्ज पार्टिकल्स हो कौन कौन से सकते हैं, यानी चार्जेस की टाइप्स कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को चार्जेस की 3 टाइप्स बता देता हूँ। ये बात हमारी बुक में नहीं लिखी हुई तो आप लोगों ने इसको बड़े अच्छे से गौर से नोट भी कर लेना है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं यूनिट चार्ज की। जनरली ये वर्ड यूज भी होगा हमारी बुक के अंदर कि यूनिट चार्ज है। उसमें आपने याद रखना है यूनिट चार्ज ऐसा चार्ज होता है जिसकी मैग्नीट्यूड जो है वो 1 यूनिट हो। वो 1 माइक्रोकूलम हो सकता है, 1 मिलीकूलम हो सकता है, 1 कूलम हो सकता है, लेकिन उसकी मैग्नीट्यूड यूनिट होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। दूसरा हमारे पास जो चार्ज की टाइप है दैट इज पॉइंट चार्ज, और जो कूलम्स लॉ है दैट इज वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। पॉइंट चार्ज, क्योंकि कूलम्स लॉ स्टडी कर रहे हैं तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पॉइंट चार्ज है क्या। पॉइंट चार्ज को मैं ऐसे एक्सप्लेन करूंगा, इफ डिस्टेंस
between charges is very large as compared to their size। अगर चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है और उनकी मैग्नीट्यूड जो है वो बहुत कम है तो ऐसे चार्जेस पॉइंट चार्जेस कहलाते हैं। और लास्ट वन जो है जिसका हम जिक्र किया करेंगे दैट विल बी टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज का पर्पस ये होता है कि अगर आप किसी भी चार्ज की इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को, इलेक्ट्रिक फील्ड को, पोटेंशियल डिफरेंस को एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो आप उसके करीब एक चार्ज लाते हो, चार्ज फॉर टेस्टिंग पर्पस। यानी अगर आपने कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को एक्सपीरियंस करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सपीरियंस करना है, कोई भी ऐसी चीज़ मेजर करनी है तो उसको मेजर करने का हमारे पास एक ही तरीका होता है कि कोई एक चार्ज लेके जाया जाए उस रीजन के अंदर और देखा जाए कि उस चार्ज के ऊपर जो है वो क्या असर पड़ रहा है, और ऐसा चार्ज जो है वो टेस्ट चार्ज कहलाता है। कन्वेंशनली टेस्ट चार्ज पॉजिटिव रखा जाता है। कन्वेंशन वर्ड का मतलब ये होता है कि ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जस्ट हमने मिल बैठ के ये एक्सप्लेन कर दिया कि हम जब भी टेस्ट चार्ज का जिक्र करेंगे तो हम उसको पॉजिटिव ही कंसीडर किया करेंगे। ये कन्वेंशन है। स्टार्ट करते हैं हम अपना कूलम्स लॉ। तो सबसे पहले अब कूलम्स लॉ की जो है वो स्टेटमेंट या डेफिनेशन भी आप लोग कह सकते हैं। तो वो ये है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स between two point charges is directly proportional to product of their magnitude and inversely proportional to square of distance between them। इसको अगर हम मैथमेटिकल फॉर्म में एक्सप्लेन करना चाहें तो मैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की तरफ चलता हूँ। उसमें आप हेडिंग बना लेंगे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के अंदर आप सबसे पहले एक्सप्लेन करेंगे जी जो फोर्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, और दूसरी दफ़ा आप कहेंगे जी फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। जब हम प्रोपोर्शनलिटी को मिलाते हैं तो एक्सप्रेशन बन जाता है F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। और प्रोपोर्शनलिटी को हटा के जब हम कांस्टेंट में कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा F इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर कूलम्स लॉ। यानी कूलम्स लॉ ने हमें ये फाइनल एक्सप्रेशन बताया, लेकिन अभी इसमें बहुत सी चीज़ें जो है वो एक्सप्लेन करने वाली हैं कि क्या चीज़ है, इसकी डिपेंडेंस किस चीज़ के ऊपर है। तो मैं पहले आप लोगों को एक ग्राफिकल व्यू दिखा देता हूँ। एक हमारे पास पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज है, इसकी मैग्नीट्यूड Q1 कह देते हैं, इसको Q2 कह देते हैं, और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है उसे हम R कह देते हैं। ये इसकी मतलब एक ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन हो गई। चलते हैं K की तरफ। K जो है वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इसे कूलम्स कांस्टेंट भी कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट भी कहते हैं। K जो है दैट इज इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये एक नई टर्म इंट्रोड्यूस करवाई गई कि एप्सिलॉन नॉट क्या है। सबसे पहले तो मैं K के यूनिट्स आप लोगों को बता देता हूँ। यूनिट ऑफ कांस्टेंट, इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के यूनिट क्या होंगे? तो इसके यूनिट होते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। वो आप यहाँ से बड़ी आसानी से डिफाइन कर सकते हैं। देखिए फोर्स का यूनिट न्यूटन, डिस्टेंस का यूनिट मीटर है, तो मीटर स्क्वायर उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा।
Q1 और Q2 दोनों के यूनिट कूलम है, तो कूलम स्क्वायर नीचे आके डिवाइड हो जाता है। सो यूनिट ऑफ कांस्टेंट विल बी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अच्छा, ये मैं कांस्टेंट K के यूनिट्स बता रहा हूँ। इसके साथ ही एक और चीज़ मेंशन कर लेते हैं, यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट क्या है। अब एक्सप्रेशन से आप लोगों को ये चीज़ नज़र आ रही है कि ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, क्योंकि 5 4 तो कांस्टेंट है। इसका मतलब जब हम इसके यूनिट्स लिखेंगे तो इसका यूनिट हो जाएगा पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू कूलम स्क्वायर। ये छोटा सा हमारी टेक्स्ट बुक के अंदर, पीटीबी की बुक्स के अंदर थोड़ा सा मसला है कि वहाँ पे ना एप्सिलॉन नॉट के जो यूनिट्स हैं वो गलत लिखे हुए हैं। वो कईयों में टाइपिंग मिस्टेक है, नए एडिशंस के अंदर करेक्शन हुई है, लेकिन अगर नहीं हुई है आपकी बुक में तो ये आप लोगों ने करेक्शन कर लेनी है। इसे कहा क्या जाता है, व्हाट इज ई नॉट। और फिर मैं ई नॉट के बाद रिलेटिव परमिटिविटी का भी कॉन्सेप्ट बताता हूँ। ई नॉट जो है दैट इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या है स्टूडेंट्स? क्वेश्चन ये राइज होता है कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का मतलब क्या है। अच्छा, अक्सर यहाँ पे मिसकंसेप्शन पाई जाती है। बच्चे समझते हैं कि परमिटिविटी का मतलब है परमिशन, और वर्ड से भी यही लग रहा है जैसे परमिटिविटी की कितनी परमिशन है, लेकिन ये ऐसी बात नहीं होती। दिस इज नॉट परमिशन, दिस इज रेजिस्टिविटी, ये ऑपोजिशन है। ये मैं क्या कह रहा हूँ ये समझाने के लिए मुझे छोटी सी एक एग्जांपल देनी पड़ेगी। देखिए, अगर दो चार्जेस फ्री स्पेस के अंदर पड़े हुए हैं तो स्पेस दो चार्जेस को कितना अलाउ कर रही है कि तुम लोग एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई कर सकते हो। ये उस स्पेस की परमिटिविटी है, और जिसको हमने ई नॉट का नाम दिया हुआ, मैंने उसका नाम भी लिख दिया, दैट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फॉर एग्जाम्पल, अगर उन दो चार्जेस को पकड़ के मैं किसी और मीडियम में ले जाता हूँ, लेट्स से स्पेस से उठा के हम उसको एयर में ले गए, फिर एयर से उठा के हम उसको एल्यूमिनियम में ले गए या ग्लास में ले गए, दो चार्जेस के दरमियान अब मीडियम चेंज हो चुका है। जब चार्जेस के दरमियान मीडियम चेंज हो चुका है तो अब मीडियम जो है वो स्पेस के बराबर तो नहीं ना अलाउ कर रहा कि इतनी ही फोर्स अप्लाई कर लो। अब मीडियम अपनी परमिटिविटी के मुताबिक कहेगा कि मैं इतना परमिट करता हूं कि फोर्स लगा लो। असल में जिस भी मीडियम की परमिटिविटी जितनी ज़्यादा होगी उतनी दो चार्जेस को वो फोर्स अप्लाई करने की इजाज़त कम देता है। ये मेरा बड़ा इंपॉर्टेंट जुमला है, दोबारा मैं बोल देता हूँ, ज़रा गौर से सुने और इससे फिर अंदाज़ा लगाएं कि परमिटिविटी का मतलब क्या है। मैंने ये कहा कि जब दो चार्जेस स्पेस में थे तो फोर्स मैक्सिमम होती है। अगर आप मीडियम चेंज करते हैं और किसी भी मीडियम में चले जाते हैं तो फोर्स हमेशा रिड्यूस होती है, और जो किसी भी मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी होती है वो हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है। इसका मतलब रिलेटिव परमिटिविटी बढ़ने से क्या होता है, किसी भी मीडियम में फोर्स जो है वो रिड्यूस हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ, फोर्स रिड्यूस करने वाला फैक्टर फिर परमिशन तो ना हुआ, फिर ये ऑपोजिशन हुआ। अब इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ साथ साथ कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस को हमने पहले एक्सप्लेन कर लिया। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट में और इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ रिलेटिव परमिटिविटी का, जिसको ER से शो किया जाता है। अब ये रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है, दैट इज परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। हमारी बुक में ये एक्सप्रेशन नहीं है, बड़ा इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, ये आप लोगों ने नहीं भूलना, इसको मैं हाईलाइट कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम जब भी कभी किसी मीडियम में चले जाएंगे तो फिर वहाँ पे ई नॉट यूज़ नहीं होगा, बल्कि परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम यूज़ होगी, और परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम विल बी इक्वल टू ER ई नॉट। यानी अगर हम इन मीडियम बात करें, किसी मीडियम के अंदर जाने के ऊपर फोर्स की बात करें, तो वो फोर्स में जब मैं कांस्टेंट अप्लाई करूँगा तो वो दैट विल बी 1/4 पाई E नॉट ER। मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ K इज इक्वल टू 1/4 पाई E मीडियम, और E मीडियम को मैंने रिप्लेस कर दिया E नॉट ER से। इसका मतलब अब फाइनल मैं यहाँ तक अभी एक कंक्लूड आप लोगों को चीज़ करके बता देता हूँ कि जब हम इन स्पेस बात करेंगे तो स्पेस के अंदर जो फोर्स का फॉर्मूला होगा दैट विल बी 1/4 पाई E नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। और जब हम चले जाएंगे किसी दूसरे मीडियम के अंदर तो फिर वो फार्मूला बन जाएगा 1/4 पाई E नॉट ER Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। और मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि ER जो है दैट इज़ रिलेटिव परमिटिविटी। ER को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने की मैं कोशिश करता हूँ। तो ER को यहाँ पे हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कि ER क्या चीज़। तो रिलेटिव परमिटिविटी को एक्सप्लेन करने के लिए मैं ये बात पहले तो लिखूँगा कि रिलेटिव परमिटिविटी जो है वो यूनिटलेस है, क्योंकि रेशियो है दो सेम चीज़ों की, तो इसका कोई यूनिट नहीं होगा। स्पेसिफिकली आप लोगों ने याद रखना है, एयर के लिए रिलेटिव परमिटिविटी की जो वैल्यू है दैट इज़ 1.0006,
ये मैंने इसलिए यहाँ पे लिख दी क्योंकि पास्ट पेपर में ये बहुत दफ़ा क्वेश्चन आ चुका है, सो इसलिए यहाँ पे ये एक्सप्लेन करना जो है वो ज़रूरी था। और याद रखें कि रिलेटिव परमिटिविटी जो है वो हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है, और इसके ग्रेटर देन 1 होने का मतलब ये है कि परमिटिविटी ऑफ मीडियम इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। यूनिट्स मैंने एक्सप्लेन कर दी हुए हैं पहले। अब यहाँ पे मैं एक म्यूचुअल फोर्स का कॉन्सेप्ट बताने के बाद आप लोगों से कुछ एमसीक्यूज़ करता हूँ और एक नई बात सिखाता हूँ आप लोगों को। क्वेश्चन में ये पूछता होता हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास एक चार्ज है Q1, इसकी मैग्नीट्यूड है 1 माइक्रोकूलम, और दूसरी तरफ मेरे पास एक बहुत बड़ा चार्ज है Q2 और इसकी मैग्नीट्यूड है 50 माइक्रोकूलम। क्वेश्चन में ये पूछता हूँ कि अगर ये एक पॉजिटिव और ये एक नेगेटिव चार्ज है, तो मुझे आपने बताना है कि इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, कौन ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेगा। क्या Q1 Q2 के ऊपर ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेगा या Q2 Q1 के ऊपर अप्लाई करेगा ज़्यादा। स्टूडेंट्स फ़ौरन से आंसर कर देते हैं कि सर क्योंकि Q2 जो है वो एक बड़ा चार्ज है तो वो जाहिर बात है सर इसके ऊपर ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेगा, लेकिन ये आंसर गलत होता है। आप लोगों ने एक बात याद रखनी है कि कूलम्स फोर्स जो है वो एक म्यूचुअल फोर्स है। म्यूचुअल फोर्स का मतलब ये होता है कि Q1 Q2 के ऊपर जितनी फोर्स लगाता है उतनी ही फोर्स Q2 Q1 पे भी लगाता है। यानी अगर मैं इस फोर्स का एक्सप्रेशन निकालूं, Q1 पे लगने वाली फोर्स जो Q2 लगा रहा है, तो उसको मैं लिख देता हूं F12, दैट विल बी इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R स्केयर, और Q2 Q1 पे जो लगा रहा है दैट विल बी F21, दैट इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R स्केयर विद अ नेगेटिव साइन। फ़र्क क्या होगा, सिर्फ इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है। अगर आप देख सकते हैं इसने अगर ईस्ट की तरफ फोर्स लगाई है तो ये वेस्ट की तरफ लगा रहा है, इस वजह से नेगेटिव साइन आया क्योंकि इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है। हाँ, अगर मैं ये करना चाहूँ कि मैं इसकी वेक्टर फॉर्म बनाना चाहूँ तो फिर मैं इसके साथ इसका एक यूनिट वेक्टर लिख दूंगा F12 और इसके साथ इसका एक यूनिट वेक्टर लिख दूंगा F21, जो कि डायरेक्शन में एक दूसरे से ऑपोजिट होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ। अच्छा, ये अक्सर फिर बच्चा पूछता है कि सर ऐसा कैसे पॉसिबल है, छोटा चार्ज नहीं इसकी तरफ जाता। तो याद रखें फोर्स म्यूचुअल है, फोर्स उतनी लग रही है, लेकिन बड़े चार्ज को मूव करवाने के लिए वो फोर्स काफ़ी नहीं थी, छोटे चार्ज को फोर्स मूव करवाने के लिए काफ़ी थी, इसलिए छोटा चार्ज मूव करके उसकी तरफ चला जाता है। तो दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअल फोर्स। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि जो ये कूलम्स फोर्स है दैट इज़ म्यूचुअल फोर्स, और ग्रेविटेशनल फोर्स भी म्यूचुअल फोर्स ही होती है। वहाँ पे भी ये क्वेश्चन आप लोगों से छोटी क्लासेस में पूछा गया था कि बताएं ज़मीन अर्थ जो है वो अर्थ ह्यूमन बीइंग पे ज़्यादा फोर्स लगाती है या ह्यूमन बीइंग अर्थ पे ज़्यादा लगाता है। तो वहाँ पे हमने आंसर लिखा था बोथ एक्सर्ट सेम फोर्स। सो इससे आगे चलते हैं। तो इससे आगे जो है वो आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट सिखाना रह गया कि अगर हमें कभी ये बता दिया जाए कि किसी मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी कितनी है, तो बताएं कि रिलेटिव परमिटिविटी के हिसाब से उसमें फोर्स कितनी रिड्यूस हो जाती है। यानी अगर मैं आप लोगों से ये क्वेश्चन एक एमसीक्यू के तौर पे पूछ लेता हूँ, एमसीक्यू इस तरह का है कि इफ़ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज 10 न्यूटन, देन these charges are placed in a medium of relative permittivity to, then force will be। मैं इसके लिए आपको ये सिखाता होता हूँ कि जो स्पेस में फोर्स है उसको F0 कह दिया करो, और ई मीडियम निकालने के लिए आप हमेशा स्पेस की फोर्स को रिलेटिव परमिटिविटी पे डिवाइड कर देते हो। सो प्रीवियस फोर्स वाज 10 न्यूटन, जब मैं इसको 2 पे डिवाइड करूँगा तो नाउ फोर्स विल बिकम 5 न्यूटन। इसमें आप लोगों ने एक टर्म मैं और सिखा देता हूँ, डाइलेक्ट्रिक क्या होता है। यानी हमारी बुक में जनरली वर्ड यूज़ किया जाएगा डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक को जनरली जो है वो हम इंसुलेटर कह तो देते हैं, लेकिन इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन है। डाइलेक्ट्रिक और इंसुलेटर सेम कहना जो है वो ठीक भी होगा और नहीं भी होगा, उसमें एक बड़ा माइनर सा डिफरेंस है। वो ये है कि डाइलेक्ट्रिक एक ऐसा मटेरियल होता है विच परमिट इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट कंडक्शन। तो ये विदाउट कंडक्शन वाला केस तो इंसुलेटर में भी वैलिड है, लेकिन डाइलेक्ट्रिक
के लिए ये ज़रूरी है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड को भी परमिट करे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर वो परमिट नहीं करेगा तो तब तक वो फोर्स अप्लाई नहीं कर सकते चार्जेस एक दूसरे के ऊपर। सो दैट वाज अ बेसिक इंट्रोडक्शन, दैट वाज ऑल अबाउट कूलम्स लॉ। बेसिक मैंने सारी बता दी है, और तकरीबन हमारा लॉन्ग क्वेश्चन भी नहीं, हेडिंग्स के ऊपर, इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर अगर आप अटैम्प्ट करते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। हाँ, बाकी अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज़ें आप लोगों ने डिस्कस करनी है, पूछनी है, तो वो हमारे ऑनलाइन पोर्टल के क्वेश्चन आंसर सेशन में आके पूछ सकते हैं। और इसके अलावा MCQs की मैक्सिमम प्रैक्टिस करें आप लोग इससे, और जो MCQ आपसे नहीं अटैम्प्ट होते वो आप लोग ज़रूर डिस्कस करें। अल्लाह हाफ़िज़।